नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मछली से बतख पालन है लाभकारी व्यवसाय। अधिक उपज के लिए करें मिर्च की वैज्ञानिक तकनीक से रुपाई। बतख सह मत्स्य पालन एकीकृत मछली पालन की एक विधा है। इसमें मछली पालन के साथ बतखों का पालन किया जाता है। इससे किसानों को दोहरा लाभ मिलता है। इसके एक ओर जहां लागत में कमी आती है, वहीं दोनों के पालन में आमदनी भी बढ़ जाती है। अगर आप भी बतख सह मछली पालन कर रहे हैं तो किन बातों पर खास ध्यान दें, चलिए जानते हैं डॉक्टर RM मिश्रा से। किसान भाइयों, जहाँ पे खेती वर्षा आधारित है एवं यहाँ के खेती समेकित कृषि के तरफ हमारे परंपरागत तरीके से हम खेती करते आए हैं, इसको व्यावसायिक रूप देने के लिए किस प्रकार आप बतख पालन को अपना सकते हैं एवं बतख के साथ साथ खेती एवं अन्य जो समेकित कृषि के अवयव हैं उनको अपनाकर आप व्यवसायी बन सकते हैं, उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। मछली सह बत्तख पालन हेतु वर्ष भर तालाब में पानी भरा रहे ऐसे तालाब का चयन करना चाहिए और तालाब की गहराई कम से कम 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक रखें। इस प्रकार के तालाब कम से कम आधा हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर के हो सकते हैं। तो हमारे किसान जिनके पास तालाब हैं वह तालाब में मछली पालन सह बतख पालन को अपनाकर व्यावसायिक रूप दे सकते हैं। ऐसे में अगर देखा गया है कि जो किसान के पास 1 एकड़ का एक तालाब है तो वह 500 बतख पालन कर सकते हैं, जिसमें उनकी लागत खर्च काफ़ी कम होगा और मुनाफा काफ़ी अधिक होगा। तालाब में मछली पालन के साथ बत्तख पालन लाभप्रद व्यवसाय है। मछली सह बत्तख पालन से प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष 5000 किलोग्राम मछली, 15000 से 18000 अंडे और 500 से 600 किलोग्राम बत्तख के मांस का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार के मछली पालन में न तो जल क्षेत्र में कोई खाद उर्वरक डालने की आवश्यकता होती है और न ही मछलियों को पूरक आहार देने की आवश्यकता होती है। मछली पालन पर लगने वाली लागत 40 से 60% कम हो जाती है। अगर अंडा उत्पादन के लिए बतख पालन किसान करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी प्रजाति खाकी कैम्बल प्रजाति है। इसमें अंडा करीब 280 से 300 अंडा प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता है। अब खाकी कैम्बल बतख पालन करने के जो विभिन्न तरीके होंगे, उसमें सबसे पहले चूजा पालन और उसके प्रबंधन की बात हम करना चाहेंगे। चूजा जो कि 1 दिन का आप लेंगे वो अच्छे फार्म से लेंगे। चूजा का पालन थोड़ा जटिल ज़रूर होता है, लेकिन किसान अगर ध्यान दें तो उससे सफल हो सकते हैं। चूजों के लिए शुरुआती सप्ताह में 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होगी और बतख को पानी में भीगने से बचाने की ज़रूरत होगी। इन दोनों प्रबंधन व्यवस्था आप करें। साथ में प्री स्टार्टर जो दाना है, उसको दाना का जो आकार है, प्रकार है, वह दोनों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हाई प्रोटीन दाना उस समय उसकी आवश्यकता होती है ताकि जो चूजे 1 दिन के हैं वो तेज़ी से बढ़ेंगे। जब एक जगह बतख इकट्ठा हो रहे हैं
तो आप समझ जाइए कि उन्हें ठंड लग रही है। तो ऐसे में आप तापमान को निर्धारित करेंगे और जहाँ पे आप चूजा पालन कर रहे हैं वह जगह में फ्रेश ऑक्सीजन की मात्रा भी हो। बात की जाए तो बत्तख दिन के समय तालाब में विचरण करती हैं। रात में उन्हें घर की जरूरत होती है। तालाब की मेड़ पर बांस लकड़ी से बत्तख का आवास हवादार व सुरक्षित बनाना चाहिए, जिसमें आवास का आधा भाग तालाब के पानी के ऊपर और आधा भाग तालाब की मेड़ पर होना चाहिए। इस प्रकार के आवास के रखने का प्रमुख कारण यह है कि बत्तखों द्वारा बचा हुआ आहार, गिरा हुआ आहार तथा बत्तखों के मलमूत्र सीधे तालाब में गिरे और बत्तख घर को हमेशा साफ सुथरा और सूखा रखना चाहिए। बत्तखों का बाड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि प्रति बत्तख कम से कम आधा वर्ग मीटर की जगह हो। जो दाना आपको देना है वह लेयर दाना पे आपको जाना होगा। जब अंडा उत्पादन का समय आ जाएगा उसमें कैल्शियम अलग से आप दे सकते हैं। करीब करीब आहार का 4% से 6% हम कहते हैं कि उसमें कैल्शियम का ज़रूर उपलब्धता हो। सही अंडा बने, अंडे के छिलके मजबूत हों और अंडा देने की जो संख्या है वह सफिशिएंटली जितना हम अनुमानित कर रहे हैं उतना अंडा आपको मिले। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मसाला फसलों के अंतर्गत मिर्च की नर्सरी डाली थी, उनकी पौध रोपाई के लिए तैयार है। तो वह मिर्च का अधिक उत्पादन लेने के लिए खेत की तैयारी से लेकर रोपाई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। किसान भाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में मिर्च जो है एक प्रमुख मसाले वाली फसल के रूप में उगाई जाती है और इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है मसालों वाली फसलों के लिए। तो आज हम बात करेंगे मिर्च की वैज्ञानिक खेती के बारे में, जिसमें कैसे हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो जिन किसान भाइयों ने नर्सरी तैयार कर ली है उनके लिए रोपाई का समय है, तो उसमें एक विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जो किसान भाई नर्सरी बाहर से ले रहे हैं, मतलब बीज का उत्पादन उन्होंने नहीं किया, बाहर से ले रहे हैं, तो वो एक विशेष ध्यान रखें कि उनकी प्रजातियों का विशेष ध्यान रखें। जैसा कि अच्छी प्रजाति है एक जवाहर मिर्च 283 और एक है जवाहर मिर्च 218, काशी अनमोल, काशी विश्वनाथ और कसुफल, ये अच्छी प्रजातियां हैं, तो इनमें से आप चयन कर सकते हैं। इसके अलावा मिर्च की उन्नतशील संकर किस्में हैं काशी अर्ली, काशी सुर्ख, काशी हरिता और पब्लिक सेक्टर की HPH 1900, उजाला तथा US 611। इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर रोपाई कर सकते हैं। भूमि का चयन हम किस प्रकार करें, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि दोमट मृदा इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसका pH मान 6.5 से 7.5 के बीच हो और साथ ही साथ मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका उत्पादन भी अधिक आ सके। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मिर्च की जो फसल है वो उसमें जल निकास की भूमिका बहुत बड़ी रहती है, तो आप जब भी भूमि का चयन करें तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी भूमि में उचित जल निकास की सुविधा हो। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए पहले जुताई
मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करके खेत में पाटा चलाकर खेत को बराबर करते हुए मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं। इसके बाद खेत में खाद और उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें, आइए जानते हैं। और उसके साथ ही साथ आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 200 से 250 क्विंटल अच्छी विघटित गोबर की खाद वो भी आप खेत की तैयारी के समय उसमें मिला सकते हैं। अगर हम बात करें रासायनिक उर्वरकों की तो इसके लिए 120 से 150 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटास का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको शुरुआती डोज के रूप में देना है। किसान भाइयों, इनमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा को रोपाई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग पौध रोपाई के 30 और 45 दिन के बाद 2 बराबर भागों में बांटकर खेत में छिड़ककर तुरंत सिंचाई कर दें। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नर्सरी के जो पौधे हैं उसको रोपाई करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है कि हमारी नर्सरी बिल्कुल स्वस्थ हो, कीट रोगों से बिल्कुल रहित हो और साथ ही साथ अगर हम रोपाई के पौधों को अगर हम उखाड़ रहे हैं तो कम से कम कुछ दिन पहले उसमें हल्की सिंचाई कर लें ताकि जब हम उसको निकाल लें तो कम से कम जड़ों का नुकसान हो। और इसके साथ ही साथ आप कार्बेंडाजिम 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उनकी जड़ों को उपचारित करके फिर आप रोपाई कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में जून से जुलाई के बीच में इसकी रोपाई हो जानी चाहिए। और अब हम बात करेंगे उचित दूरी की, तो उसके लिए पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर और क्यारी से क्यारी की दूरी 90 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर उठी हुई आपको क्यारी बनाना है जिससे उचित जल निकास का प्रबंधन भी हो सके। किसान भाइयों, मिर्च की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल में खरपतवारों का नियंत्रण करते हुए सिंचाई की व्यवस्था कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। उत्पादन की दृष्टि से हर फसल में खरपतवार प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खरपतवार अगर आपके खेतों में हैं तो वो मुख्य फसलों से पानी के लिए, हवा के लिए, पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मुख्य जो फसल है उसका उत्पादन कम हो जाता है। तो खरपतवार प्रबंधन के लिए हम इसमें डोरा चला सकते हैं और हाथ से निंदाई गोड़ाई जो है आप समय समय पर करते रहें, बल्कि इस क्रिया को हर 15 से 20 दिन के अंदर दोहरा सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे मिर्ची की फसल में जल प्रबंधन की। तो ये जो वर्तमान मौसम है इसमें ज़्यादातर तो ये देखा गया है कि सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन तो भी अगर वर्षा होने का अंतराल अगर 15 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो आपको फिर हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। जल जो है कम मिलेगा फसलों को, अगर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं है तो भी इसकी वृद्धि जो है रुक सकती है। और अगर अधिक वर्षा हो रही है तो उसके लिए भी आपको जल प्रबंधन की आवश्यकता है कि जल निकास की व्यवस्था आपको बिल्कुल करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें कि जल प्रबंधन जो है फसलों में जरूरी है। तो किसान भाइयों, ये थी मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी बातें जिससे आप मिर्ची की फसल का अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। धन्यवाद। और आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिला हनुमानगढ़ द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ में 20 जुलाई तक परिवर्तनशील मौसम के आसार हैं।
आगामी दिनों में बादल छाए रहने के साथ जिले में कहीं कहीं बिखरे तौर पर आंधी बारिश की गतिविधियां तथा 19 और 20 जुलाई को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। आगामी 3 दिनों में अधिकतम तापमान 31 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 24 से 69% हो सकती है। हवा की औसत गति 9 से 23 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कपास की फसल में थ्रिप्स की रोकथाम के लिए स्पाइनोसेड 45 SC की 0.33 मिलीलीटर या थायोमेथाक्साम 25 WG की 0.50 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। मोठ फसल की बुआई वर्षा शुरू होने से लेकर 15 अगस्त तक की जा सकती है। इसकी सिफारिश किस्में RMO 40 का प्रयोग करें। बीज का दर 2.5 किलोग्राम प्रति बीघा प्रयोग करें। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। बिजाई से पहले बीज को थायरम या कैप्टान 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। तिल की बुआई से पहले बीज को 1 ग्राम कार्बेंडाजिम और 2 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बाजरा की बिजाई के लिए उपयुक्त समय है। बाजरा बिजाई के लिए सिफारिश की गई किस्में HHB 67, राज 171, ICMH 356, MH 169, RHV 121, CZP 9802, GHB 538, HHB 67-2, GHB 719, ICTP 8203, HHB 60, RHB 90, पूसा 605 का उपयोग करें। सामान्यतया 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बोएं। बाजरे में 22.5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा उपयोग करें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय दें। बागों में लीफ माइनर, सिट्रस सिला एवं रेड स्पाइडर माइट, तंबाकू का लट आदि की रोकथाम के लिए ट्राइजोफास 40 EC की 2.5 मिलीलीटर या क्विनाल्फास 25 EC की 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। नए बाग लगाने के लिए पहले से तैयार गड्ढों में पौधे लगाने का उपयुक्त समय है। कुसुमांड कुल की सब्जियों में सुरंगी कीट एवं फल मक्खी की रोकथाम के लिए मेलाथियान 50 EC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मछली पालन के लिए यह सही समय है क्योंकि जलाशय पर्याप्त पानी से भरे हुए हैं। फिंगर लिंक्स की व्यवस्था करें। फिंगर लिंक्स को तालाबों में छोड़ने के बाद FYM या धान की भूसी से भरा बैग रखें। तालाबों के आकार के आधार पर मछली पालन के लिए 40 से 50 किलोग्राम चूना प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। pH 6.5 से 8.5 होना चाहिए। तालाब के साइज के हिसाब से मछली अंगुलिकाओं का संग्रहण करें। मछलियों को उनके कुल बायोमास के 2 से 3% की दर से खली, चावल, चोकर मिश्रण के साथ प्रतिदिन खिलाया जाना चाहिए। मुर्गियों में रानीखेत रोग होने का खतरा रहता है। इसके लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर लगवा लें और दूसरा टीका 2B का टीका 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। नवंबर माह में अंडे प्राप्त करने के लिए मुर्गियों के चूजे पालने के लिए यह उपयुक्त समय है। अतः मुर्गीशाला की सफाई करके चूजे पालना शुरू करें व सही ब्रूडिंग करें। मानसून की बारिश होते ही पशुओं में गलघोटू रोग होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके साथ ही लंगड़ा बुखार होने की भी संभावना अधिक रहती है। ऐसे में पशुपालक और किसानों को सलाह दी जाती है कि चिकित्सक से संपर्क कर लें, साथ ही पशुओं में टीकाकरण करवा लें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव देवपुरा, जिला कोटा के शक्तिकांत ने। आपने अमरूद में छाल भक्षक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अमरूद में बहुत तरह का समस्या है, जैसे फल मक्खी है और भी विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन उसमें एक जो कीड़ा है वो तना भेदक कीड़ा बहुत ही कष्टदायक है। जिन्होंने अमरूद का बाग लगाया है उनके वहाँ अगर तना भेदक का प्रकोप हो जाए तो वो समूचे पौधे का नाश कर देता है। यह कीट अमरूद ही नहीं बल्कि आम और आंवला सहित कई फल वृक्षों को भारी क्षति करता है। इस कीट को छाल भक्षक कीट के नाम से भी जानते हैं। इस कीट का पतंगा छाल की दरारों में गुच्छों में अंडे देता है, जिसमें से निकलने वाला लार्वा अंदर से छाल को खाने लगता है। इसकी संख्या अधिक होने पर इनके द्वारा नुकसान का स्तर तेजी से बढ़ता जाता है और फल वृक्ष जल्दी ही सूख जाते हैं। उसका जो पिल्लू है वो क्या करता है कि तने के गांठ जहाँ पर हैं, ज़्यादातर गांठ में वो उसमें छेद करके घुस जाता है और अंदर ही अंदर खाता रहता है। तो और उस पर क्षति का लक्षण ये दिखता है, जैसे अगर उसमें कीड़ा है, ये किसान भाइयों को पता चलने के लिए क्या करते हैं कि उसके ऊपर जहाँ छेद होता है उसके ऊपर बुरादा, लकड़ी का बुरादा जैसा निकला रहता है, मखमली रहता है, वो उससे पता चलता है कि यहाँ पर छेद हुआ और छेद भी दिखता है। ये छोटा छोटा इल्ली होता है सफ़ेद से भूरे रंग का और ये उसके अंदर मिलता है। और सबसे बड़ी पहचान इसकी जो है वो तना में छेद होता है। जैसा कि मैंने बताया कि पूरा चूरा, लकड़ी का चूरा मिलेगा, तो आप उससे देख के आप समझ सकते हैं कि ये इसमें समस्या कर गई है। तो किसान भाइयों, ये इसका आक्रमण मार्च माह से लेके जुलाई तक होता है और ये जो कीड़ा है ये 1 से 2 महीने के अवधि तक ये अपना जीवन काल पूरा करता है। तो इसके लिए हम लोगों को बचाव के लिए किसान भाई क्या करें, पहले तो बाग को साफ़ सुथरा रखना है, दूसरा किसी तरह का खरपतवार ना हो, तीसरा क्या है जहाँ छेद हो पतले तार से क्या करें कि अंदर में इल्लियों को निकाल दें, अंदर में तार घुसेड़ के हुक बना के उसको खींच के निकाल दें और संभव हो तो किसी हवा से, पंप से या किसी से हवा मार के अंदर जो कुछ भी हो उसको निकालने का कोशिश करें। उसके बाद क्या करेंगे कि एक रुई का फाहा लेके उसको केरोसिन में डुबो देंगे और उस फाहा को उस छेद के अंदर डाल के और थोड़ा सा हो सके संभव हो तो थोड़ा केरोसिन तेल भी उसके अंदर डाल के मट्टी से ढक देंगे। उसके बाद इसके 1 सप्ताह के बाद अगर आप किसान भाइयों ऐसा लगता है कि फिर भी प्रकोप हो या सुरक्षा के दृष्टिकोण से, फिर क्या करें कि कोई भी दानेदार कीटनाशक जो बाज़ार में उपलब्ध हो उसको आधा चम्मच के जैसा उसके अंदर डाल दें, थोड़ा सा पानी डाल दें और उसके बाद फिर उस मट्टी को, छेद को मट्टी के लेप से बंद कर दें। ऐसा करने से इस कीड़े का प्रकोप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके अलावा छिद्र में आप पेट्रोल या फिर डाइक्लोरोवास कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन दवाओं के प्रयोग के बाद जब मिट्टी का लेप लगाते हैं तो उस मिट्टी में ताज़ा गोबर जरूर मिला दें। गोबर का प्रयोग इस कीट के नियंत्रण में काफी उपयोगी पाया गया है। बागों का जो जहाँ जहाँ क्षतिग्रस्त पौधे हैं, संभव हो तो टहनियों को काट दें और ऐसे जगह है जहाँ से काटने से नुकसान हो जाएगा और बाद बाकी पौधा ठीक है तो ऐसे जगह अभी जैसा मैंने उपाय बताया है वो उपाय कर लें। अन्यथा जहाँ ख़राब कर दिया है ज़्यादा, उस टहनी को काट दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बताए हुए मेरे जो भी उपाय हैं उनको करने से किसान भाइयों को इससे निजात मिल जाएगा। धन्यवाद।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।